नमस्कार दोस्तों, जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हमारी कैक सीरीज चल रही थी, कंटिन्यू थी। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम पार्ट 3 देखने वाले हैं इस लेक्चर में बेसिकली। और ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का लेक्चर होने वाला है बिल्कुल हिंदी में, ठीक है। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देखा है तो वीडियो को लाइक, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, वीडियो का एक्सप्लेनेशन प्योरली हिंदी में होने वाला है, तो खास करके उन यूज़र्स को बेनिफिट होगा जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हिंदी में समझना चाहते हैं। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम कैक के बारे में ब्रीफ डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं। कैक क्या है, मतलब कैसे बना है, वो सब हम इस चीज़ में देखेंगे, ठीक है। कैक के फंक्शंस, कैक में कितने डेटाबेसेस हैं, तो वो सब चीज़ें। तो कैक क्या है? एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस है। क्या है? इंटीग्रेटेड डेटाबेस। इंटीग्रेटेड डेटाबेस का दोस्तों मतलब ये होता है कि कई सारे डेटाबेस से मिलकर एक डेटाबेस बना हो। जैसे मैं यहाँ पे सर्कल ले रहा हूँ, एज इन्हें आपको डेटाबेस मानना है। तो इन कई सारे डेटाबेस से मिलके क्या बना है? नया डेटाबेस बना है, ठीक है, जो कि एक कैग है। आ रही बात समझ में? आप इसको इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एनसीबीआई है। एनसीबीआई में भी हमारे बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। तो एनसीबीआई भी एक तरीके का क्या है? हमारा इंटीग्रेटेड डेटाबेस है, क्योंकि एनसीबीआई के अंदर भी हमारे बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। क्योंकि एनसीबीआई एक पोर्टल है, सर्वर है, जिसके अंदर कई सारे डेटाबेसेस हैं। इसी तरीके से कैग भी एक डेटाबेस है जिसके अंदर कई सारे पोर्टल है, पाथवे, केमिकल के, ड्रग्स के, बहुत सारे, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड डेटाबेस का मतलब आपको समझ में आया। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि कई सारी चीज़ों से मिलकर बनना, ठीक है। तो एन इंटीग्रेटेड डेटाबेस विच कंसिस्ट ऑफ 18 ओरिजिनल डेटाबेसेस। तो कैक के अंदर टोटल कितने हैं? 18 डेटाबेसेस है, ठीक है, ओरिजिनल डेटाबेसेस हैं, ठीक है, जिनको कि नॉर्मली 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहली बात, कैक एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस है। दूसरी बात, कैक के अंदर टोटल 18 डेटाबेसेस हैं, ठीक है, और इन 18 डेटाबेसेस को 4 कैटेगरी में क्या करा गया है? बांटा गया है। वो 4 कैटेगरी की भी हम बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। ऑल दीज डेटाबेसेस आर मैन्युअली क्यूरेटेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। मैन्युअली क्यूरेटेड का मतलब आपको मैं बताऊंगा क्या होता है। एक्सेप्ट एसएसडीबी। एसएसडीबी को हम बोलते हैं सीक्वेंस सिमिलैरिटी डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैन्युअली क्यूरेटेड और ऑटोमेटिकली जो डेटाबेस चलते हैं उनके बारे में मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं मैन्युअली क्यूरेटेड क्या होता है। मान लो आपने लैब के अंदर प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया, कोई कोई सेल का प्रिडिक्शन किया, सेल के पाथवे का प्रिडिक्शन किया आपने, ठीक है। फिर आपने एक रिसर्च पेपर तैयार किया उसमें, कि आपने बताया कि भाई इस तरीके से पाथवे काम करता है, यहाँ पे ऐसे जीन इन्वॉल्व है, यहाँ से ऐसे जीन इन्वॉल्व है, यहाँ से ऐसे जीन इन्वॉल्व है, फिर यहाँ पे इस तरीके से जीन इन्वॉल्व है, और एक तरीके का ये क्या है? पाथवे बना रहा है, ठीक है। उस रिसर्च पेपर के हिसाब से फिर एक पाथवे को बनाया जाता है, अलग अलग टूल का इस्तेमाल करके मैन्युअली बनाया जाता है, हाथ से, ठीक है। तो मैन्युअली बनाया जाता है जो हाथ से, तो उसको क्या बोलेंगे? एक तरीके से मैन्युअली क्यूरेटेड, क्योंकि मैन्युअली उस पाथ को सिंथेसाइज मतलब बनाया गया है, आर्टिफिशियली हमने बनाया है, ठीक है। और एक तरफ आता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या फर्क होता है? ऑटोमेटिक में हम मान लो सीक्वेंस है, सीक्वेंस हर स्पीशीज का यूनिक होता है, और ऐसे एक सीक्वेंस नहीं है, टन्स ऑफ सीक्वेंस है अलग अलग स्पीशीज के। तो सीक्वेंस सिमिलैरिटी देखनी है, सीक्वेंस एनालिसिस करनी है, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करनी है, तो ये सब क्या होता है? ऑटोमेटिक सर्वर पे रन करते हैं। मतलब ये डिपेंड नहीं होता कि आप कोई सा भी सीक्वेंस डाल सकते हैं इसमें, तो वो ऑटोमेटिकली रन करके दिखा देगा।
ये बेसिकली जो ऑटोमेटिक सर्वर्स होते हैं, ऑटोमेटिक जिस डेटाबेसेस में एल्गोरिथम सेट की होती है उस हिसाब से ऑटोमेटिक रन होते हैं, ठीक है। और जो मैनुअली क्यूरेटेड होते हैं वो मैनुअली बनाए जाते हैं हाथ से, ठीक है, स्टडी करके। यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं दोस्तों आपको, जो गलती एरर रेट जो होता है, एरर रेट मैनुअली क्यूरेटेड में बहुत कम होता है, और ऑटोमेटिक जो सर्वर ऑनलाइन अपने आप चलते हैं, एल्गोरिथम के थ्रू चलते हैं, उनमें रेट ऑफ एरर थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन मैं हर केस में नहीं बोलूंगा कि ऑटोमेटिक में हर केस में ही रेट ज्यादा एरर का होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एरर होता है वो ऑटोमेटिक सर्वर में हाई होता है एरर का। मैनुअली क्यूरेटेड में कम होता है, एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। और कभी कभी तो इनको गोल्ड स्टैंडर्ड भी बोला जाता है, मतलब 99.9% जो हमारा रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट होता है, ठीक है, क्योंकि उसको मैनुअली बनाया गया है। आ रही है बात समझ में? तो 18 डेटाबेसेस में से 17 डेटाबेसेस ऐसे हैं जो कि मैनुअली क्यूरेटेड हैं, और एक डेटाबेस ऐसा है सीक्वेंस सिमिलैरिटी डेटाबेस जो कि ऑटोमेटिक डेटाबेस है, एल्गोरिथम के थ्रू रन होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कंटेंट इन कैग कवर्स बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स। जाहिर सी बात है, एक बायोलॉजिकल डेटाबेस है कैग, तो बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स ही होंगे इसमें, ठीक है। जैसे कि हमारे जीन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, पाथवेज हो गए, केमिकल सब्सटेंसेस हो गए, और भी कई सारे बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं हमारे। आ रही बात समझ में? दोबारा पढ़ देता हूँ। कंटेंट इन द कैग कवर्स बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग जीन्स प्रोटीन्स, मतलब जीन्स और प्रोटीन्स को बेसिकली क्या बोला जाता है? जीनोमिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। जीन्स और प्रोटीन्स क्या होती है? हमारी जीनोमिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो जेनेटिकली कोड होती है बेसिकली। और केमिकल सब्सटेंसेस भी होते हैं, ठीक है, एंड रिएक्शंस जिनको हम बोलते हैं केमिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर मॉलिक्यूलर नेटवर्क जिसमें हमारी आती है सिस्टम्स इंफॉर्मेशन, सिस्टम की इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो बेसिकली जो कैग के अंदर हमारा जो डेटा है पूरे डेटाबेस में किस तरीके का मिलेगा आपको? बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, केमिकल सब्सटेंसेस मिलेंगे, और मॉलिक्यूलर नेटवर्क्स, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स आपको पता है जीन प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। केमिकल सब्सटेंसेस रिएक्शंस हो गई, केमिकल रिएक्शंस जो कि हम लैब में परफॉर्म करते हैं, एंजाइम्स हो गए, ठीक है, ये सब। मॉलिक्यूलर नेटवर्क में बेसिकली हमारे बायोकेमिकल पाथवेज आते हैं। कौन से आते हैं? बायोकेमिकल पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवेज, ठीक है, ये सबसे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, कोई कैंसर का पाथवे, और भी कई सारे पाथवे, टीसीए साइकिल, ठीक है। तो बहुत सारे पाथवेज हैं, हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं बेसिकली, जो कि ह्यूमन से रिलेटेड है। और कई ऐसे भी पाथवे जो कि डिजीज कॉजिंग है, जिनकी वजह से बीमारी कोई हो रही है, तो वो सब पाथवे आपको कैग में मिल जाएंगे। मतलब एक स्पेसिफिक डेटाबेस है उसका, कैग पाथवे करके, ठीक है। तो मैं आपको वही बताऊंगा किस तरीके से चलाया जाता है। तो बस सीखते रहिए एक एक करके, चीजों को मैं आपको क्लियर करता रहूंगा सारी चीजें, ठीक है। Each biological object when represented in CAG is given a unique identifier 5-digit number, ठीक है, like HSA 05010। तो जायज सी बात है, जैसे कि आप NCBI आप अगर कभी खोलते हैं तो होता क्या है, अगर आपको किसी भी सीक्वेंस का, मान लो आप प्रोटीन सीक्वेंस फेच करना चाहते हो NCBI से, या यूनिप्रोट से भी करना चाहते हो, तो हर एक सीक्वेंस का क्या होता है? एक्सेशन आईडी होता है। कहाँ पे? एनसीबीआई में। एनसीबीआई में हर एक सीक्वेंस की एक यूनिक आईडी होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सेशन आईडी। इसी तरीके से जब हम सॉरी, इसी तरीके से जब हम यूनिप्रोट की बात करते हैं, तो यूनिप्रोट में भी हर एक सीक्वेंस के लिए एक क्या है? आईडी बना रखी है जिसको हम बोलते हैं यूनिप्रोट आईडी, ठीक है। इसी तरीके से जब आप पीडीबी एक्सेस करते हो, प्रोटीन डेटा बैंक, उसमें भी क्या है? हर एक स्ट्रक्चर की एक पीडीबी आईडी है, ठीक है, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफायर नेम होता है उसका, ठीक है। मान लो अगर आपको हीमोग्लोबिन सीक्वेंस चाहिए प्रोटीन का, तो आप सर्च करोगे एनसीबीआई पे। लेकिन जब आप सर्च करोगे ना दोस्तों एनसीबीआई पे, तो आपको एक एंट्री नहीं दिखाएगा, वो रिजल्ट में बहुत सारे हीमोग्लोबिन के रिजल्ट दिखाएगा आपको। अब मान लो आपने फिल्टर भी लगा दिया, ह्यूमन का फिल्टर लगा दिया कि अब मेरे को ह्यूमंस के ही चाहिए सारे हीमोग्लोबिन सीक्वेंस, तो आपको ह्यूमन के भी
कम से कम हजारों सीक्वेंस दिखा देगा जो कि हीमोग्लोबिन के होंगे, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जो भी आपको प्रोटीन स्पेसिफिक चाहिए, जो भी आपको असाइन कर रहा है, तो आप उससे ये बोल सकते हो कि मुझे एक एक्सटेंशन आईडी दे दीजिए उस चीज का, उस सीक्वेंस का, तो मैं डायरेक्टली उसे फेच कर सकूं, ठीक है। तो एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर होता है जिसकी हेल्प से उस सीक्वेंस की पहचान होती है, जो भी डेटा होता है बेसिकली बायोलॉजिकल डेटा, ठीक है। तो ईच बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट व्हेन रिप्रेजेंटेड इन कैग इज गिवन अ यूनिक आइडेंटिफायर 5 डिजिट नंबर, ठीक है। तो जब भी आप सबमिट करने जाते हो ना कोई भी सीक्वेंस या कोई भी, जब बायोलॉजिकल डेटा जब भी सबमिट हो रहा होता है, जैसे एनसीबीआई पे सबमिट हो रहा होता है, पीडीबी पे, यूनिप्रोट पे या कैग पे, तो उसको एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर असाइन होता है, 5 डिजिट नंबर, ठीक है। ये कैग के केस में, एनसीबीआई के केस में भी कुछ दूसरा होता है, मतलब उसमें कोई दूसरा नंबर जनरेट होता है, बट एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है बेसिकली उस सीक्वेंस को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैग के केस में इस तरीके का नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये नंबर बेसिकली है जो एल्जीमर डिजीज इन पाथवे डेटाबेसिस को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली अगर आप इस नंबर को सीधा सर्च बॉक्स में डाल देंगे कैग के, तो आपको सीधा एल्जीमर पाथवे पे ले जाएगा, डिजीज पाथवे पे, ठीक है। एल्जीमर डिजीज में बंदा मेंटली रिटार्डेशन होती है, तो शायद आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। ये भी मैं किसी और वीडियो में किसी दिन डिस्कस करूंगा, एल्जीमर डिजीज, ठीक है, डेफिशिएंसी से होती है। आप इसका पाथवे भी चेक कर सकते हो इस यूनिक आइडेंटिटी, मतलब इस कैग आईडी से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इन कैग द पाथवे मैप्स आर ड्रॉन कंप्यूटेशनली वेयर नोड्स आर लिंक्ड टू केओ आइडेंटिफायर्स या के नंबर्स, ठीक है। अब मैं आपको इस चीज का मतलब समझाता हूं। देखो दोस्तों, तो जैसे कि हम इस पे थे कि इन कैग द पाथवे मैप्स आर ड्रॉन कंप्यूटेशनली वेयर नोड्स आर लिंक टू केओ आइडेंटिफायर या के नंबर सीधा बोल सकते हो। अब होता क्या है दोस्तों, केओ का मतलब होता है, पहली बात तो हमें केओ का मतलब पता होना चाहिए, कैग ऑर्थोलॉजी होता है इसका मतलब, कैग ऑर्थोलॉजी। बेसिकली ये भी एक डेटाबेस है कैग में, ठीक है, कैग ऑर्थोलॉजी करके। अब होता क्या है दोस्तों, कैग के अंदर जो पाथवेज होते हैं ना, इन कैग द पाथवे मैप्स आर ड्रॉन कंप्यूटेशनली, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा दूं, ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो जैसे नीचे, ये एक पाथवे का है, ठीक है। अननोन पाथवे मैंने उठाया है, ठीक है, ब्लैडर कैंसर का आप कह सकते हो, क्योंकि ब्लैडर कैंसर इसमें इन्वॉल्व है। तो ये जो आप ग्रीन देख रहे हो ना बॉक्स, ठीक है, ये क्या एक तरीके से नोड है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ ये कोई पाथवे है, ये जीन ए है, ये जीन कोई दूसरी जीन है, ये कोई तीसरी जीन है, ये कोई चौथी जीन है, ठीक है। अब ये चारों जीन आपस में क्या है, इंटरलिंक है। आ रही है बात समझ में, समझना चीज को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो इस जीन को हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नोड, ठीक है। तो ये जीन हमारी क्या है, नोड है, ये भी क्या है, नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। ये क्या है, इन दोनों के बीच में पाथ है, पाथ क्या है ये दोस्तों, पाथ। ये पाथ किन दोनों के बीच में, इन दो जीन्स के बीच में, ये वाला पाथ इन दो जीन्स के बीच में। इस तरीके से ये क्या है, हमारे पाथ है, और ये क्या है, हमारा नोड। तो बेसिकली हमें नोड पे फोकस करना है। तो ये जो ग्रीन बॉक्स आप देख रहे हो ना, ये क्या है, एक नोड रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रही है बात समझ में। तो अब होता क्या है, मान लो ये NAT1 कोई जीन होगी, ठीक है। अब होगा क्या, ये जीन और किसी, मतलब मान लो ये तो ब्लैडर कैंसर का है, मान लो यही जीन किसी और कैंसर में भी इन्वॉल्व है। तो आप जब भी अपना कर्सर यहाँ पे लेके जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको डिटेल शो कर देगा, एक तरीके से हाइपरलिंक क्रिएट हो जाती है इसमें। आप क्लिक करोगे, एक नया वेब पेज में आप एंटर हो जाओगे, ठीक है, पाथवे के। उसमें आपको ये दिखाएगा इस नाम से कि कितनी एंट्री और जमा है कैग में, मतलब ये जीन और कितने पाथवे में इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें आपको इसके
बाद इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पता लगेंगी ये सब चीजें, ठीक है। एक नई विंडो में आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि यही जीन और कितने पाथवेज में इन्वॉल्व है, क्या ये किसी में डिजीज कर रही है, किसी में हेल्पफुल भी हो सकती है जीन, ठीक है। तो ये सब चीजें इस लाइन में यही बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो के ओ नंबर एक नंबर होता है, तो ये भी मैं आपको बता दूं के ओ आइडेंटिफायर क्या होता है। देखो, तो ये तो समझ में आ गया नोड्स का चक्कर, ठीक है। तो मान लो आप यहाँ पे मान लो क्लिक करते हो तो NAT2 जितनी ये जो जीन है ये कितने और पाथवेज में इन्वॉल्व है, क्या इसका रोल है, ये सब शो कर देगा अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो, ठीक है। अब आते हैं के नंबर्स पे। तो के ओ नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने मेरी कास वाली वीडियो नहीं देखी, कैग ऑटोमेटिक एनोटेशन सर्वर वाली वीडियो नहीं देखी हो तो वो देख लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। होता क्या है, मान लो आपको कोई भी अननोन प्रोटीन सीक्वेंस दे दिया गया है, अननोन प्रोटीन सीक्वेंस, आपको नहीं पता कि वो प्रोटीन कौन सा है, उसका नाम नहीं पता आपको, लेकिन फिर भी एक पल को अगर मैं बोलूँ कि कोई अननोन प्रोटीन है, उसका नाम पता लगाना है कि उसका फंक्शन क्या है, तो आप पता लगा सकते हो ब्लास्ट करके, सीक्वेंस सिमिलैरिटी मैच ढूंढ के निकाल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ई वैल्यू, है ना। स्कोर के बेसिस पे उसके आप निकाल सकते हो सब चीजें, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कोई अननोन प्रोटीन है और मैं जानना चाहता हूँ कि वो प्रोटीन किस पाथवे में इन्वॉल्व है, मतलब ऐसी कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है जिससे कि वो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, कास को यूज करते हैं। कास सर्वर है KAAS, KAAS। कास का मतलब होता है कैग ऑटोमेटिक एनोटेशन सर्वर, ठीक है। और KO नंबर भी वहीं से जनरेट होता है, ठीक है। मान लो आपके पास अननोन कोई प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन सैंपल आ गया आपके पास, लैब में आपने स्टडी करा, एक्सपेरिमेंट किया, वहां से कोई प्रोटीन अमीनो एसिड का सीक्वेंस आया, ठीक है। फिर आपकी रुचि और बढ़ी, आपका इंटरेस्ट और बढ़ा कि उस प्रोटीन के बारे में और चीजें हम जानना चाहते हैं, कि ये भी जानना चाहते हो कि आप वो किस पाथवे में इन्वॉल्व है। तो बेसिकली आपको कास का इस्तेमाल करके, कास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये कास क्या करेगा, इस प्रोटीन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो सारी आपको डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में। और जब हम कास को रन करते हैं ना, तो हमारा के नंबर एक जनरेट होता है। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बस आपको इतना समझना है कि कास्ट नंबर जब जनरेट होता है, जब हम कास्ट को चलाते हैं, केओ नंबर जब जनरेट होता है हम कास्ट टूल को चलाते हैं। कास्ट भी एक तरीके से कैग का पार्ट ही है, ठीक है। तो वो चीज है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि कैग के अंदर टोटल कितने हैं, 18 ओरिजिनल डेटाबेसेस हैं। तो वही डेटाबेसेस मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ। टोटल 18 डेटाबेसेस जो हैं, इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। पहला कौन सा है, सिस्टम्स इंफॉर्मेशन। दूसरा कौन सा है, जीनोमिक इंफॉर्मेशन। तीसरा कौन सा है, केमिकल इंफॉर्मेशन। चौथा कौन सा है, हेल्थ इंफॉर्मेशन। मतलब इन जितने भी डेटाबेस हैं, जो टोटल 18 डेटाबेसेस हैं, इनको 4 उसमें डिवाइड कर दिया गया है क्लासेस में। फिर इनकी और सब क्लासेस बना दी गई हैं। जैसे कि अगर हम सिस्टम इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे कैग पाथवे मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस है, जिसकी वजह से शायद कैग आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कैग ब्राइट करके एक डेटाबेस है, कैग मॉड्यूल करके एक डेटाबेस है, ठीक है। कैग पाथवे में आपको जितने भी बायोकेमिकल पाथवेज हैं, वो सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, पाथवे के अंदर जो इन्वॉल्व है वो सारी आपको मिल सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से ब्राइट फंक्शनल हायरार्की एंड टेबल्स हैं। हायरार्कियल फैशन के अंदर इसमें आपको जो डिटेल होंगी वो मिलेंगी। क्या मॉड्यूल्स एंड रिएक्शन मॉड्यूल्स, इस तरीके से इसमें कंटेंट जो आपको मिलेगा इस टाइप का मिलेगा। इस तरीके से जीनोमिक इंफॉर्मेशन में कैग ऑर्थोलॉजी आजकल मोस्ट पॉपुलर हो रहा है दिन पे दिन, मतलब कैग ऑर्थोलॉजी के वो नंबर, जिससे मतलब कास्ट को जब आप यूज करते हो, मैंने अभी बताया पीछे, कास्ट टूल को यूज करते हो तो उसमें के वो नंबर जनरेट होता है, तो जो कि आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। कैग जीनोम इस तरीके से डेटाबेस है, कैग जीन्स, कैग SSDB, अभी हमने पढ़ा सीक्वेंस सिमिलैरिटी डेटाबेस। ये एक ऑटोमेटिक सर्वर, मतलब ऑटोमेटिक डेटाबेस है, ये मैनुअली क्यूरेटेड नहीं है। इस डेटाबेस को हटा के यहाँ पे जितने भी डेटाबेस है ना, सारे डेटाबेस क्या है, मैनुअली क्यूरेटेड है। आ रही है बात समझ में। इस तरीके से केमिकल इंफॉर्मेशन में आ जाए तो कैग कंपाउंड, कैग ग्लाइकेन, कैग रिएक्शन, कैग आर क्लास, कैग एंजाइम।
इस तरीके से अगर हेल्थ इंफॉर्मेशन की हम बात करें तो इसमें हेल्थ से रिलेटेड जितने भी डेटाबेसेस हैं कैग ने जो बनाए हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं, जैसे कि कैग नेटवर्क, कैग वेरिएंट, कैग डिजीज, कैग ड्रग, कैग डी ग्रुप, कैग इन्वायरन। ठीक है। अब JEPICA क्या है भाई, और डेली मेड क्या है? ठीक है। बेसिकली मैं क्या बोलूँगा, ये एक डेटाबेस नहीं है, लेकिन आप कंसीडर कर सकते हैं कैग ने इनको एक तरीके से डेटाबेस का दर्जा दे दिया है। तो JAPIC जो है जैपिक ड्रग लेबल है। ठीक है। एक तरीके से एजेंसी है जापानीज, जो कि ड्रग को मतलब ड्रग से रिलेटेड है, ये कह सकते हो आप। मतलब जैसे रिसर्च जहाँ पे चलते हैं, ड्रग्स वगैरह बनते हैं, तो उन्होंने उनका ही एक डेटाबेस बना दिया जो कि जैपिक करके है। ठीक है। और डेली मेड क्या है? FDA ड्रग लेबल, जो कि FDA से अप्रूव्ड है। जैसे कि हर कंट्री में जैसे जब ड्रग की स्टडी की जाती है, कोई ड्रग बनाया जाता है, तो उसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, फिर उसके बाद FDA अप्रूवल लिया जाता है। ठीक है। टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद FDA अप्रूवल लिया जाता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है। हर कंट्री का अलग अलग रूल होता है, और ये ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको 2-3 साल में मिल जाता, नहीं। जैसे कोई इमरजेंसी, जैसे इस टाइम तो कोविड की इमरजेंसी है, तो उस केस में थोड़े लाइसेंस जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि इस दौर में साइंटिस्ट भी बहुत तेज से काम कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छा ड्रग आने में कम से कम लग जाते हैं 10 से 12 साल, या 15 साल भी लग जाते हैं। मिनिमम 8 ईयर से लग जाते हैं, 8 साल ये मान के चलना है आपको। तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो कि जापान का है, जो कि इन्होंने अप्रूव कर रखे हैं जितने ड्रग्स, वो उन ड्रग्स का भी एक स्पेसिफिक डेटाबेस बना रखा है इन्होंने, जिसको नाम दिया गया है डेली मेड। आ रही है बात समझ में? और बाकी इन सब डेटाबेस का जो डिस्क्रिप्शन है, कौन कौन से कंटेंट इसमें अवेलेबल है, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है। बहुत आसान है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।